सभी कुछ आसान हो जाएगा, बहुत इजी। फ़िलहाल सेट शुरू करते हैं आपका। पहला क्वेश्चन है आपका 2018 से, कह रहा है कि द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर टू इंट्रिकेट दैट ओनली फ्यू पीपल कंप्रीहेंड दैम। अगर आपको याद हो तो हमने आपको पॉजिटिव डिग्री के दौरान टू सो दैट ये पढ़ाया था। जब सेंटेंस में टू यानी कि डबल टी ओ ओ और टू ओ, फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखते रहेगा। तो टी ओ ओ के साथ टी ओ आता है, टू और सो के साथ दैट आता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में टू के साथ दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि टू के साथ इधर टू लगाते हैं, सिंगल टू, यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं है। यहाँ पे आप इस टू को हटा कर सो लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इंट्रिकेट दैट ओनली अ फ्यू पीपल कंप्रीहेंड दैम, यानी कि इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सो दैट का ही पेयर होता है, या फिर टू का आपने पढ़ा होगा पहले भी कई बार, आपको खूब अच्छे से याद भी होगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि हार्डली हैड आई अराइव द स्टेशन देन द ट्रेन केम। सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस में आया हैड, आपको यहाँ पे अराइव की जगह अराइव्ड होना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ से हैड तो हटेगा। दूसरी बात, अगले वाले पोर्शन में आपको देन दिखाई दे रहा होगा, देन है तो समझो ये नो सूनर के रूल पे है। नो सूनर के साथ आया करता है देन, हार्डली के साथ आया करता है वैन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। डिड इसलिए क्योंकि आगे फर्स्ट फॉर्म है, अगर अराइव यहाँ पे अराइव की थर्ड फॉर्म होती अराइव्ड तो आप हैड लगाते, नो सूनर हैड आई अराइव्ड, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। अब अगला है आपका क्लोज पैसेज, कह रहे द फर्स्ट मर्डर एवर डैश। मैं पहले इसको फटाफट से स्पीड से पढ़ूँगा जो मेरा अंदाज है, उसके बाद हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट मर्डर एवर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स अक्योर्ड in September 1630, shortly after the pilgrims arrived in Massachusetts. John Wellington was the father of two sons, Dash, the first to settle in the New Plymouth colony near what is today Boston, and one of the people who signed the Mayflower Compact, and he was also the colony's first murderer. Sentence प्रेजेंट में पास्ट में चल रहा है, क्योंकि पास्ट में चल रही कहानी तब कि पहला मर्डर कब हुआ था, और प्रेजेंट आज बता रहा है कि आज उस कॉलोनी का नाम ये है, आज उस कॉलोनी का नाम ये है, आज वो ये हो चुका है, आज वहाँ पर क्या नियम आ चुके हैं, पहले क्या नियम थे। तो प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सअप स्टोरी। हम लोगों को बहुत सावधानीपूर्वक इस सेंटेंस को, इस सेट को सोल्व करना होगा। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। पहला है आपका सेट नंबर 3 और ऑप्शन है मेरे पास नीचे, अकर्ड, कंस्ट्रक्टेड, कमिटेड, क्रिएटेड। किसी भी क्राइम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कमिटेड का, जब कोई बड़ा क्राइम करे, नोट किसी भी क्राइम के लिए, बड़े क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कमिटेड का। द फर्स्ट मर्डर एवर कमिटेड इन द यूनाइटेड स्टेट अकर्ड इन September 1630, शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम अराइव्ड इन मस्केट्स। जॉन वेलिंगटन वॉज द फादर ऑफ टू सन, कोमा। अब नया सेंटेंस शुरू होगा आपका यहाँ पे कोमे के बाद से सेंटेंस नंबर 4 में। सेंटेंस नंबर 4 में क्या करा है उसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँगा कि हमें सेंटेंस नंबर 4 ही चेक करना है खाली। 4 के ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग चलें। फोर्थ ऑप्शन देखें, देखिए भी थोड़ा सा यूज़ करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको भी, स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे एरो वगैरह का साइन यूज़ किया जाता है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन आप सुनते रहें ध्यान से, क्योंकि उद्देश्य कुल मिलाकर के सेट को सोल्व करना है। इसमें इसका इस्तेमाल इसलिए किया मैंने जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिख सके। वैसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा लगा इससे। अगर ये ठीक है तो यही, नहीं तो फिर मैं अपनी वो कैमरा रिकॉर्डिंग वाली ही वीडियो बनाने शुरू कर दूँ, मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। 4 ऑप्शन में देखें तो नन ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ। देखिए नन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए, जबकि वो कह रहा है कि सिर्फ उसके बेटे 2 ही हैं। डैश द फर्स्ट, यहाँ पे ऑफ के बाद द का इस्तेमाल किया गया। अगर यहाँ पे एनी लगाएं तो एनी भी आपका होता है 2 से अधिक के लिए, तो यहाँ पे एनी भी नहीं आ सकता। अब सम, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के लिए लगता है, यहाँ पे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज़ टुडे बोस्टन, एंड वन ऑफ द। अब तो क्लियर है कि यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि एंड के बाद भी 1 है, तो एंड से पहले भी 1 ही होना चाहिए था। एंड, बट, और, ये 3 कंजक्शन है जिनकी दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है, तो यहाँ पे 4th में वन ऑफ सही, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलते हैं आगे। वन ऑफ द पीपल हु साइंड द मे फ्लावर,
compact and he was also the colony's first murderer. Wellington, in fact, was the first person to commit any dash. फिफ्थ देखें अगर हम लोग तो हमारे पास फिफ्थ के ऑप्शन है मिस्टेक, क्राइम, प्रॉब्लम, मिसचीफ। तो वो जो मर्डर किया है, मर्डर को मिस्टेक नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मिसचीफ नहीं है, मर्डर साफ साफ एक क्राइम है। मर्डर क्या है? एक क्राइम। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो आपको भी नज़र आ रहा होगा। इसके लिए मुझे कुछ नहीं एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। क्राइम इन द कॉलोनी एज फार एज वी नो टुडे। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी executed by the state in the new world. Wellington's crime was to dash a man named dash, जो भी है। सिक्स में ऑप्शन देखें हम लोग, शूट, इंजर, हर्ट, वाउंड। अब ये ऐसा क्राइम था जिस क्राइम के लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी को इंजर, चोट लगाएंगे, हर्ट, दिल से चोट पहुँचाएंगे, वाउंड, घायल करेंगे, या शूट करेंगे। तो शूट वाला ही ये क्राइम है, टू शूट अ मैन नेम्ड जॉन न्यू कॉमन for reasons which are lost to history. But Wellington's problem had not begun on the soil of North America. He and his son had nearly caused a mutiny aboard the Mayflower. Seventh option, beneath, during, across, beside. Beneath का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, किसी चीज़ के कोई नीचे होना। और ड्यूरिंग, अक्रॉस, बिसाइड। अगर हम लोग आगे चलें सेंटेंस को देखते हुए तो ड्यूरिंग द ऑडियस ट्रिप, तो ड्यूरिंग द ट्रिप यहाँ होना चाहिए, यानी कि सेवन्थ का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ड्यूरिंग द ट्रिप। अक्रॉस द ओशियन, वन ऑफ हिज सन इन फैक्ट थ्रू, फ्लंग, शॉट या फायर्ड हिज गन, क्योंकि आगे आपको दिख रहा है गन के लिए हम लोग फायर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। फायर्ड हिज गन अब्रोड द मेफ्लावर नियर एन ओपन केग ऑफ गन पाउडर। द फ्लैश फ्रॉम द गन could easily have ignited the powder which would dash। 9 में देखते हैं, frankly, probably, truthfully या unlikely, which would probably have sunk the ship, which would probably जिसने जहाज़ को डुबा दिया होता, इस मीनिंग पे हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो 9th का हो जाएगा probably have sunk the ship। Once in Plymouth colony, Wellington's behavior did not improve. He dashed to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish. He accepted, requested, refused या rejected। देखिए accepted और requested तो यहाँ होने से रहा, तो यहाँ थोड़ा शोर ज़्यादा था इसलिए वीडियो को मैंने पॉज कर दिया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे थे। He dashed to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish। उसने यानी कि मना कर दिया। मना करने के लिए यहाँ एक्सेप्टेड, रिक्वेस्टेड, रिफ्यूज़ या रिजेक्टेड। देखिए रिजेक्ट किया जाता है किसी ऑफ़र को, किसी प्रपोजल को, तो यहाँ रिजेक्टेड तो आने से रहा, हालांकि इसका मतलब ही मना करना ही है। यहाँ पे सी आ जाएगा, रिफ्यूज़, मना करना। ही रिफ्यूज़ टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री ड्यूटी अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिश, अ ड्यूटी दैट वॉज सीन बाय द कॉलोनिस्ट एज पार्ट ऑफ एवरी मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द न्यू वर्ल्ड। ही वॉज लेटर गिल्टी in a plot to overthrow the entire leadership of Plymouth colony, dash a lack of evidence, hence, therefore, but या and। इनमें से आपको एक ऑप्शन सेट करना होगा। अगर हम लोग सेंटेंस की परिभाषा पर चले तो सेंटेंस की सेंस को देखते हुए डैश अ लैक ऑफ एविडेंस prompted द टाउन लीडर टू लेट हिम टू गो फ्री, यानी कि विरोधाभास है। एविडेंस ना होने की वजह से उनको उसे छोड़ना पड़ा। विरोधाभास के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा बट का, विरोधाभास के लिए। तो बट अ लैक ऑफ एविडेंस prompted the town's leaders to let him go free. In the end, Billington's rebellious and angry nature caught up with him. He was found dash 12 of the murder of John Newcomen and died in disgrace on the gallows। सेंटेंस नंबर 12 में देखें, अनहैप्पी, गिल्टी और ऑप्शन बाकी के दो, सोरोफुल या शेमफुल। तो यहाँ पे अपराधी ही सुना उसको, ही फाउंड गिल्टी, उसको अपराधी माना गया, ऑफ द मर्डर ऑफ जॉन न्यूकोमन का, एंड डाइड इन डिसग्रेस ऑन द गॉलोज। फिर उसको मृत्युदंड दे दिया गया। चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 पे। 13 कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको उसका एक्टिव बनाना है। अगर आप गौर करें तो आपको दिख रहा है हु इज़ मेकिंग दिस चाउस।
आपको इज एम आर प्लस आई एन जी दिख रहा है। अगर एक्टिव में इज एम आर प्लस आई एन जी हो तो पैसिव बनाते समय उसको इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना आता है, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। अब सेंटेंस स्टार्ट होगा बाय होम से। सी या डी में से कोई एक कन्फर्म है, ये तो मुझे ही पता चल गया और आपको भी। बाय होम, फिर तुरंत बात चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब, नॉट दिस काउ। यहाँ पे सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब बाय होम इज दिस चाउस बीइंग मेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 13 का डी आंसर हो जाएगा। 14 में चले तो ये आपका है वोकेबलरी बेस्ड। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स। क्या बताना है आपको इसका एंटोनिम्स? पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब। बी लिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा दिखाना, किसी को अपमानित करना, किसी का सम्मान कम करना। तो ऑप्शन है हमारे पास डी मीन। मीन मतलब किसी को नीचा दिखाना। डी जब भी किसी वर्ड का आगे समझो उसका मतलब उल्टा ही है। ह्यूमिलेट किसी का मजाक उड़ाना। एक्सटोल प्रशंसा करना। और डेप्रिसिएट यानी किसी को कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी, क्योंकि यहाँ पर बताना था एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के हिसाब से यहाँ पे सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। रोहन वाज डैश फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। रोहन को डैश किया गया एग्जामिनेशन में बैठने से। अब पहला जो वर्ड है वो है डैबर। डेबर का लगता है कानूनी तहत से किसी को रोकने के लिए। उससे अगला वर्ड आपका रिस्ट्रिक्टेड, किसी के मूवमेंट आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अगला है बैन, किसी चीज़ को जब बंदित किया जाए तो बैन, जैसे कि गुटखा पान मसाला वगैरह पे बैन लगाया जाता है तो उनके लिए बैन लगाते हैं। अगला है रेस्ट्रिकेटेड। रेस्ट्रिकेटेड का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, स्कूल से ही बाहर निकाल देना। हालांकि यहाँ पे डी के साथ में और ए के साथ में फ्रॉम आता है, तो दोनों के साथ में फ्रॉम आ सकता है, लेकिन हम ये लोग यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन ए लगाएंगे, डिबेयर्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। किसी कानूनी कार्रवाई के तहत किसी को मना करना। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस नंबर 16। 16 क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 16 सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बनाना का पैसिव। पैसिव क्या हो सकता है इसका चेक करते हैं। वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ। हमें दिख रहा है शुड यानी कि मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो मॉडल वर्ब के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, और वो पहले में है, दूसरे में हैड भी लगा दिया इसलिए बाहर, तीसरे में शुड भी है लेकिन आईएनजी फॉर्म है इसलिए बाहर, और फोर्थ में शुड के साथ हैव लगा दिया इसलिए बाहर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल शुड बी अवॉइडेड बाय अस इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट 17 सेंटेंस कह रहा है कि आपको इसमें एरर बतानी है किस पार्ट में है। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम डिवाइडिंग ऑफ जेन्यून रिलेशनशिप। यहाँ हमें बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। हालांकि एक नया तरीका है एरर देने का, पहले स्लैश लगा दिए जाते थे लेकिन अब नीचे आपको सेंटेंस को बांट दिया गया है। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ये आपको फिलहाल सेंटेंस पोर्शन ठीक है। जिस उसके बाद में डिवाइडिंग ऑफ, यहाँ इसी पोर्शन में गलती है। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम। डिवाइडिंग ऑफ की जगह डिवाइड ऑफ लगाएंगे, क्योंकि अ वैक्यूम डिवाइडिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म तब आया करती है जब कोई पीछे प्रपोजिशन खड़ी हो, लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइड की जरूरत है, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एडजेक्टिव का भी काम कर जाएगा, इसलिए आप डिवाइडिंग लगाएंगे, खाली डिवाइड यानी कि बी पार्ट इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। यू वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock। 18 सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यू वर, यानी कि सेंटेंस सेकंड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे वर के बाद किसी वर्ब का इस्तेमाल उसने नहीं किया। वर के बाद किसी भी फॉर्म का उसने कोई इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे रिस्पॉन्सिबल से, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। ऑप्शन में देखें अगर हम लोग, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock। द फूड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बी प्रिपेयर्ड बाई यू। ऐसा नहीं होता है भैया, द फूड इज़ टू बी इज नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर वर था। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग फूड एट 12 o'clock हैज़ बीन आ सकता। ऑप्शन में थोड़ी बहुत ही जानती बी में, लेकिन बी भी आपका इससे भर हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस सेंटेंस का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है मेरी राय में। इसका कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। यहाँ कोई भी आंसर सही नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है कि द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू पेशेंट इज इट टेक प्रिवेंटिव मेजर सच एज प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड हैबिट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में मिस्टेक है। अब हम यहाँ पर चलें, अगर कह रहा है कि द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू द पेशेंट,
यहाँ पे पेशेंट से पहले द का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर से पहले द का इस्तेमाल हुआ है। यस, डॉक्टर और पेशेंट दोनों सेम ही कैटेगरी के वर्ड हैं, एक देखने आ रहा है और एक दिखाने आ रहा है, अपना आपकी तबीयत दिखाने आ रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर से पहले जैसे दा लगाया, ऐसे पेशेंट से पहले भी यहाँ पे दा होना चाहिए था, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में ही, सॉरी फर्स्ट तो नहीं यहाँ कह सकते, डी पार्ट में इसके मिस्टेक हो जाएंगे 19 के, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं 20 में। 20 है आपका एक ये है आपका PQRS, लेकिन उन्होंने PQRS ने क्या करके इन्होंने से ABCD की फॉर्म में दे दिया, इसलिए थोड़ा सा मैं भी विचलित हुआ इसको सेंटेंस को देख करके। यस, मैंने सोचा शायद पता नहीं क्या आ गया, ये शायद कॉमन एरर तो नहीं है, क्योंकि अब तक PQRS पढ़ते थे। थोड़ा आप भी सावधान है इस बात से। यस, ये ध्यान रखें आप। चलो चलते हैं। कह रहे कि a 3-year-old boy disappeared from home. When found, he was sleeping on the bench. Someone left the gate open and he wandered out. He crossed the road and went into the park. सबसे पहले आप सेंटेंस में पहला पार्ट ढूंढ लीजिए, पहला हिस्सा कौन सा हो सकता है। पहला हिस्सा इसका हो सकता है ए, हालांकि सारे सेंटेंस ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि इसका पहला हिस्सा ए होगा। अब a 3-year-old boy disappeared from home, गायब हो गया घर से अचानक। अब आगे बढ़ते हैं। Someone left the gate open and he wandered out. किसी ने गेट खुला छोड़ दिया, किसी ने गेट खुला छोड़ दिया। When found, he was sleeping on the bench. When found, ये तो आने से रहा। He crossed the road and went into the park. जी, यही होगा। Someone left the gate open and he wandered out. He crossed the road and went into the park. वो पार्क में चला गया। When found, he was sleeping on the bench. जब पार्क में गए, ढूंढा तो उसे बेंच पे सोया हुआ पाया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, A-C-D-B. Select the alternative that will improve the underlined parts of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. I Am Malala is an international Booker Prize bestseller that has been translated into more than 12 languages. 21 सेंटेंस। अब ऑप्शन से हम लोग चलेंगे लेकर के, यहाँ पे दैट के बाद उसने हैज़ लगाया। अब दैट के बाद जो हैज़ आया है वो पिछले वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। बुकर प्राइज बेस्ट सेलर, ना कि सेलर्स कहा, पीछे सिंगुलर है इसलिए इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाई। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, हैज़ के बाद बीन, फिर थर्ड फॉर्म, क्योंकि बुक एक डूअर सब्जेक्ट नहीं है, रिसीवर सब्जेक्ट है, इसलिए सेंटेंस पैसिव ये बनेगा, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 22, द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक। ये एक इडियम है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई मुश्किल समस्या जिसका हल हो पाना मुश्किल हो रहा हो। 22 ऑप्शन में चलते हैं। फ्रीवलेस प्रॉब्लम, अ टफ चैलेंज, जी इसका आंसर बी ही हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में इतनी जान नहीं है, इसलिए आंसर बी में है। वंस पीपल वोर गार्लिक अराउंड देयर नेक टू वार्ड ऑफ डिजीज़। गार्लिक मतलब लहसुन की वो माला पहनते थे जिससे कि वो डिजीज़ ठीक हो जाए। देखिए आपको पता ही है कि आयुर्वेदिक चीज़ों में कितनी जान है, दवाइयाँ भी तो इन्हीं से बनती हैं। इस तो पहले ही हमारे यहाँ पे यही थे उपचार, लेकिन दवाइयाँ को रूप में इनको दे करके हमें इन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया। अभी देखिए आगे आगे। टुडे मोस्ट अमेरिकन वुड डैश एट द आइडिया ऑफ वेयरिंग अ नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लॉथ टू इनहेंस देयर वेल बीइंग। तो अमेरिकन क्या कर रहे हैं, हमारी स्कोफ यानी कि मजाक उड़ाना। पहली बात तो ये कि स्कोफ के साथ ही ऐट आएगा, किसी और के साथ ऐट आएगा नहीं। 24 में आपको हो जाएगा स्कोफ ऐट, यानी कि मजाक उड़ाना। क्या हो जाएगा, मजाक उड़ाना किसी बात पर। तो अमेरिकन वुड स्कोफ एट द आइडिया ऑफ वियरिंग अ नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लॉथ्स टू एनहेंस देयर वेल बीइंग। अब आगे बढ़िए। डैश 25, यू माइट फाइंड अ नंबर ऑफ अमेरिकन्स हाउएवर, मोरएवर एंड डिस्पाइट। यहाँ पे हाउएवर इसके बावजूद, मोरओवर ज़्यादा से ज़्यादा, एंड और डिस्पाइट के साथ आपको यहाँ पे खैर ठीक है, डिस्पाइट भी आ सकता था, लेकिन डिस्पाइट एक प्रपोजिशनल पोर्शन है जिसके साथ वर्ब नहीं आ सकती, इसलिए डिस्पाइट आप ना लगाएं यहाँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, प्रपोजिशन वाले पार्ट में कभी भी वर्ब नहीं आएगी, ऐसा मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो हाउएवर यू माइट फाइंड अ नंबर ऑफ अमेरिकन्स विलिंग टू इंजेस्ट कैप्सूल ऑफ पल्वराइज्ड गार्लिक और अदर हर्बल सप्लीमेंट्स इन द नेम ऑफ हेल्थ। इसके बावजूद आज हज़ारों अमेरिकन्स, बड़ी मात्रा में अमेरिकन्स कैप्सूल के माध्यम से बहुत सारे हर्बल्स लेते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, complementary and alternative medicine, which includes a range of practices outside of conventional medicine such as herbs, homeopathy, massage therapy, yoga, acupuncture,
होल्ड इंक्रीजिंग डैश ऑफ अमेरिकन्स 26। ऑप्शन है हेल्थ, अपील, परसेंटेज, फिटनेस। होल्ड इंक्रीजिंग अपील फॉर अमेरिकन्स। अपील मतलब प्रशंसा करना, तो यहाँ पे प्रशंसा करने के माध्यम से आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपील का इस्तेमाल कर सकते हैं, आकर्षण होना या प्रशंसा करना। 27 का हो जाएगा आपका अपील, सॉरी 26 का। इनफैक्ट डैश वन एस्टिमेट, छोड़ रहा हूँ मैं इसको, 42% ऑफ अमेरिकन्स हैव यूज्ड अल्टरनेटिव थेरेपीज इन ऑल एजेस। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में, पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन ऑर्डर टू कोई काम करने के उद्देश्य से, इन एडिशन टू के अलावा, विद अ व्यू टू के उद्देश्य से। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अनुसार 42% ऑफ अमेरिकन्स हैव यूज अल्टरनेटिव थेरेपीज इन ऑल एज ग्रुप। द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैज स्टेडली इंक्रीज्ड। 28 में हो जाना चाहिए आपका इंक्रीज, क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो इसके लिए लगाया गया इंक्रीज्ड इन द लास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों में बहुत इंक्रीज हुआ है। एंड द ट्रेंड इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। ऑल्दो people born before 1945 are the least likely to turn to these therapies. Why have so many patients? 29 dislike, turn, like, accepted। टर्न के साथ ही प्रपोजन टू का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 29 का आंसर हो जाएगा टर्न टू। टर्न टू यहाँ पे इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। टर्न टू का मतलब होता है किसी की तरफ आकर्षित होना, किसी की तरफ झुकना या आकर्षित होना। तो टर्न टू अल्टरनेटिव्स। Many are frustrated by the times constraint of managed care and alienated by homeopathic, conventional, alternative और therapeutic। अब यहाँ पे तो मुझे जरूरत नहीं है बताने की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल का इस्तेमाल पहले भी कई बार हो चुका है। 28 से अगर ऊपर देख रहे होंगे आप तो आपको कन्वेंशनल दिख रहा होगा। तो कन्वेंशनल यानी कि ये नंबर तो मुझे यहाँ फ्री के हैं, तो 30 में फिट है कि कन्वेंशनल ही आएगा। Other feel that a dash approach to healthcare better reflects their beliefs and values। Exclusive, harmful, holistic और collective। यहाँ आंसर हो जाएगा 31 का holistic। That a holistic approach, harmful, collective, exclusive तो यहाँ होने से रहा। Holistic approach to healthcare better reflects their beliefs and values। Other sick therapies that relieve symptoms। अब आगे आ रहा है विद, तो विद के साथ आया करता है हमेशा एसोसिएटेड विद क्रोनिक डिजीज, सिम्टम दैट मेन स्ट्रीम मेडिसिन कैन नॉट ट्रीट। सम अल्टरनेटिव थेरेपीज हैव एवर क्रॉस द लाइन ऑन टू, इन, अंडर और इन टू। चलो चलते हैं। हैव एवर क्रॉस द लाइन डैश मेन स्ट्रीम मेडिसिन। तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे आप ऑन टू की जगह या फिर किसी और की जगह आप सिर्फ और सिर्फ मेरी राय में लगाएं यहाँ पे इसका आंसर इन टू यानी कि डी। यस, तो डी इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए मेरी राय में। चलते 34 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। द ड्वेल इन एन आर्ग्यूमेंट विद अ फुलिश पर्सन इज़ लाइक बीटिंग द एयर। ये एक इडियम है, बीटिंग द एयर मतलब हवा को मात देना, जो कि असंभव है, संभव ही नहीं है कि हवा को मात दिया जा सके, यानी कि निरर्थक काम। सिग्निफिकेंट एफर्ट, फ्रूटफुल एफर्ट, यूजलेस टास्क, ब्रीदिंग इन द एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूजलेस टास्क। सेलेक्ट द करेक्टेड पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। डिस्कवर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म यानी कि वॉजवर्थ कितनों में है? फर्स्ट यानी कि ए में नहीं है, सेकंड बी में है, थर्ड में नहीं है, डी में भी है। सेंटेंस बनेगा आपका द लॉ ऑफ ग्रेविटी से, इसलिए बी बाहर होता है, आपका डी रेस में शामिल, यानी कि 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं 36 पे। द टीचर सैड व्हाट अ सैड इंसिडेंट इट इज़। आपको सिर्फ और सिर्फ इट इज़ देखना है। इट इज़ का हो जाएगा इट वॉज कितनों में है? पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और फोर्थ में भी है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। द टीचर सैड ए में टोल्ड कर दिया है, सैड का टोल्ड तब तक नहीं होता जब तक सैड के साथ टू ना हो, तो इसलिए बाहर। अगले में है द टीचर सैड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को
दैट से कनेक्ट करते हैं तो 36 में बी में दैट तो है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी साइन होने की वजह से यहाँ पे एक्सक्लेम्ड भी आना चाहिए था, तो वो सी में है। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट इट वॉज अ सैड इंसिडेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 37 पे। द मैनेजर, ध्यान से पढ़िएगा, अलोंग विद, जब सेंटेंस अलोंग विद, टुगेदर विद से कनेक्टेड हो तो वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे द मैनेजर अलोंग विद हिज कलीग आर प्रिपेयरिंग, पहली बात तो यहाँ पे आर प्रिपेयरिंग आना गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे इज़ होना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर आंसर इसका होता। यस, क्योंकि सब्जेक्ट मैनेजर है, अगर पीछे प्लूरल होता तो आगे प्लूरल ऑफ आती, नहीं तो सिर्फ सिंगुलर ऑफ बनाइए। 37 का आंसर हो जाएगा द मैनेजर अलोंग विद हिज कलीग्स इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलते 38 पे। राकेश आस्क मी डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। डिड डायरेक्ट इंडेट का सेंटेंस है। डायरेक्ट इंडेट में अगर आपको डिड दिख रहा है तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी दिखनी चाहिए। हैड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है उसको देखना है पहले तो हमें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 38 में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमें जो दिख रही है वो पहले में दिख रही है, दूसरे में नहीं दिखी, तीसरे में भी है और फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका ए और सी रेस में शामिल, बी और डी रेस से बाहर। अब चलते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो सेंटेंस इफ़ या वेदर से कनेक्ट होगा। राकेश आस्क मी वेदर, राकेश आस्क मी वेदर आई हैड सीन द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। यहाँ पे सी में अर्लियर नाइट लगा करके सेंटेंस को उसने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बना दिया। ऊपर सेंटेंस में लास्ट नाइट था, लास्ट नाइट को लास्ट नाइट रखा जाएगा ए में तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 39 देखें। डिस्पाइट द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट। मैंने आपको बताया कि डिस्पाइट आपका एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशनल पार्ट में कभी भी आप वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे ये तो पक्का है कि सेंटेंस गलत है। उसके बाद में आप बी भी नहीं लगा सकते, बिकॉज बी भी डिस्पाइट का ही भाई है, बस डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है, इनस्पाइट के साथ में ऑफ आता है, इसलिए ये भी नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हाउएवर और दो एक कंजक्शन है, तो आप यहाँ कंजक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट, क्योंकि यहाँ विरोधाभास भी है, दो का इस्तेमाल विरोधाभास के लिए करते हैं और विरोधाभास यहाँ हो रहा है क्योंकि बाइक थी महंगी फिर भी उसने खरीद ली, तो यहाँ पे दो द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका पैसेज फटाफट पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ राइगरस प्रिकॉशंस अगेंस्ट एक्सीडेंट मैनी पीपल आर इंजर्ड एवरी ईयर इन फैक्ट्रीज एंड एल्सवेयर। इन एडिशन सम पीपल आर बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, दे आर आइदर ब्लाइंड और डेफ और इन सम वे डिफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ। Up to quite recent times, little planned action was taken to fit handicapped people for employment. A number of charitable organizations tried to help them in case of hardship, but few seriously held the idea that these people might still have abilities in other direction. Only during the last few decades has society slowly come to acknowledge its responsibilities and to recognize that handicapped people can be trained to play a useful part in economic as well as social life. The Second World War gave impetus to this. During the 1939-45 war, pressure of resources of labor compelled all fighting nations to call on the service of handicapped people for tasks adapted to and within the limits of their capacities. A man might have lost the use of his legs, but still he be able to use his hands with skill. Another person might have lost his sight, but still be capable of training in ways in which his other senses could be employed effectively in furtherance of the war effort. In recent years, scientific inventions and discoveries have lessened the disabilities of deafness, some form of paralysis, and other physical handicap. Scientists working in association with engineers have devised methods by which handicapped can take up work again, thanks to the invention of mechanical limbs that improvements of hearing aids and so on. ये था आपका पैसेज इस बात पे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड हुए। अब हैंडीकैप्ड किस तरह से हुए, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंखें चलेगी, लेकिन उनके अंदर काम करने की योग्यता रही। अगर किसी का हाथ चला गया है तो वो पैरों से अपने यूज़ कर सकता है काम का, और किसी का पैर चला गया तो वो हाथों से काम कर सकता है। तो क्यों ना इनके इस स्किल का लाभ उठाया जाए और लेबर थोड़ा सा बढ़ाया जाए। यस,
एक तो इनको भी काम मिलेगा और लेबर भी बढ़ जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द राइटर इन द प्रेजेंट पैसेज। इस पैसेज में राइटर का मोटिव क्या है। मोटिव पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। द राइटर सजेस्ट दैट फिजिकली हैंडिकेप पीपल हैव टर्न इन टू बर्डन फॉर सोसाइटी। जी नहीं, बर्डन नहीं है सोसाइटी के लिए। द राइटर शोज हाउ चैरिटेबल ट्रस्ट आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ फिजिकली हैंडिकेप पीपल। ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। द राइटर वांट्स टू इंडिकेट, तो द राइटर वांट्स टू इंडिकेट दैट फिजिकली हैंडिकेप पीपल आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। इसका आंसर सी फिट हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट रहेगा। सेंटेंस नंबर 41 कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सेंटेंस नंबर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कह रहा है कि अ नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नेग्लेक्टेड द आइडिया ऑफ सपोर्टिंग हैंडीकैप पीपल। जी नहीं, सपोर्ट करने ही कहा कई चैरिटेबल ट्रस्ट ने, तो ये होगा आपका रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैंडीकैप पीपल आर बेटर सूटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये भी कहना गलत हो जाएगा कि वो ज़्यादा बेटर होते हैं, उनसे काम लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल बेटर होते हैं। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिफरेंशियली अबाइड पीपल मैनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन गैदर्ड सपोर्ट फ्रॉम द अदर एनजीओस। ऐसा इसका जिक्र कहीं नहीं हुआ है पैराग्राफ में। इनिशियली वेरी फ्यू पीपल बिलीव्ड इन द आइडिया दैट हैंडीकैप पीपल हैव एबिलिटीज दैट कैन बी चैनलाइज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं 42 पे। कह रहा है कि विच फैक्टर कंपील ऑल फाइटिंग नेशन टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप पीपल ड्यूरिंग 1939-45 वार। कैपेबिलिटीज ऑफ हैंडीकैप पीपल, शॉर्टेज ऑफ अदर रिसोर्सेज, पॉलिटिकल प्रेशर और अदर नेशंस, और फिनेंशियल बेनिफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 43 पे। विच ऑफ द फिजिकल इम्पेयरमेंट्स आर इम्प्रूव्ड बाय रिसेंट साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। फिजिकल वीकनेस एंड स्पीच, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड फिजिकल वीकनेस, विजन इम्पेयरमेंट एंड फिजिकल वीकनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड फिजिकल वीकनेस। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ड्यूरिंग वार द सर्विस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल वॉज यूटिलाइज कीपिंग इन माइंड देयर अल्टरनेटिव स्किल विद इन द लिमिट ऑफ देयर कैपेसिटीज़। हो सकता है सही हो। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, फिर पता चल जाएगा। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वर्क कोलैबोरेटिव टू सपोर्ट द पीपल विद फिजिकली इम्पेयरमेंट। Scientists alone have found ways to enable physically handicapped people to work as normal people. During war, physically handicapped people played a major role in the victory of a specific nation. जी नहीं, इसका आंसर 44 का ए बेस्ट हो जाएगा, तो आंसर ए लगा देंगे इसका। चलते हैं 45 पे। कह रहा है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज इन द रिवर। इन द रिवर नहीं, ऑन द रिवर। रिवर के ऊपर पुल बनाया जाता है, रिवर के अंदर नहीं। They are going to build a new bridge on the river if they can find the money in the next budget। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी 45 का। इन द रिवर की जगह ऑन द रिवर होना चाहिए था, ब्रिज ऑन द रिवर। डैश ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन जेल एज ही वॉज कट इन अ हीनियस क्राइम। द रिमाइंडर, द लेफ्ट ओवर, द लास्ट, द रेमेंट्स। द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन जेल एज ही वॉज कट इन अ हीनियस क्राइम। 46 का हो जाएगा आपका, यानी कि ए। सेंटेंस नंबर 47 कह रहा है कि मोहित आस्क रीता डिड यू एवर सिट इन अ प्लेन बिफोर। हमें दिख रहा है डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो सेंटेंस कनेक्ट होता है इफ़ या वेदर से। सबसे पहली कंडीशन, इफ़ पहले में है और डी में है, बी और सी रेस्ट हुए बाहर, डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, डिड है तो आपको बनाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है उसको चेक कीजिए, जो कि पहले में भी है और डी में भी है, फर्स्ट और डी दोनों में। लेकिन बिफोर ही रहेगा, उसको लास्ट ईयर नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है, रितेश सेड टू मीत व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न माय बाइक यू बोरोड फ्रॉम मी। सेंटेंस व्हेन से ही कनेक्ट होगा, जो कि फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। दूसरी बात, डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद चाहिए आपको सब्जेक्ट। क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट, जो कि पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में है नहीं, ये बाहर हो जाएगा रेस से, फोर्थ भी हो जाएगा रेस से बाहर। तो 48 के सी और डी रेस से बाहर, अब बचते सिर्फ ए और बी।
सेंटेंस है आपका डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढनी होगी सेकंड फॉर्म जो कि फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। व्हेन मीत इंटेंडेड टू रिटर्न, व्हेन ही इंटेंडेड टू रिटर्न द बाइक ही हैड, आगे सेकंड फॉर्म में बोरोड, उसको बदलना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि सिर्फ फर्स्ट में ही है, सेकंड में भी है, लेकिन वो मीत की वजह से बाहर हो जाएगा बिकॉज मीत एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इसके लिए आपको ही या शी का इस्तेमाल करना होगा। अगर ये लड़का है तो ही और लड़की है तो शी का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए 48 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एवरी डे आई गो टू स्कूल इन अ बस बट टुडे आई वेंट बाय फुट बिकॉज द बस ऑपरेटर आर ऑन ए स्ट्राइक। सबसे पहली बात, सबसे पहला ऑप्शन है टू स्कूल इन अ बस। बस के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, इनका नहीं। देखिए जितने भी वाहन हैं जिनके ऊपर आपको पहियों के जिन्ने के द्वारा यानी कि स्टेट्स के द्वारा चढ़ना पड़ता है, उसके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन। अगर एक कार होती तो आप इन लगाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ए गलत है। आई वेंट बाय फुट, पैदल के लिए बाय फुट नहीं ऑन फुट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 49 का बी ऑप्शन भी गलत है। एवरीडे बस ऑपरेटर्स ऑन आर ऑन स्ट्राइक, ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है। टुडे आई वेंट बाय फुट बिकॉज द बस ऑपरेटर आर ऑन स्ट्राइक, नहीं वन ऑन स्ट्राइक, यानी कि इस सेंटेंस के 3 पार्ट रोंग हैं, तो आप इस सेंटेंस का आंसर लगा ही नहीं सकते। भाई मेरे बस की तो कम से कम नहीं है। 50 पे चलते हैं। बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ईट ऑन द गो डैश ऑन बर्गर्स रेदर देन हेल्दी फूड हैड बिकम अ प्रैक्टिस अमंग टीनेजर्स। स्नैकिंग, swallowing, गैबलिंग और एब्जॉर्बिंग। ऑप्शन में स्नैक ऑन छोटी छोटी मात्रा में खाना, स्वॉलो का मतलब होता है निगलना, गोबिंग जल्दी जल्दी खाना, और एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। तो आने से रहा। यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप ऑन लगाएं, पहले लगाएं ए, क्योंकि बात हो रही है थोड़े थोड़े खाने की। बर्गर को आप बहुत एकदम से निगल नहीं सकते, यस, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए। द गंगा इज होलीएस्ट रिवर, होलीएस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है। 51 सेंटेंस, होलीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका द होना चाहिए था, तो द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर। 51 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही द होलीएस्ट। अगला है आपका 52 कोडियल। कोडियल का मतलब होता है मित्रवत, फ्रेंडली या अमिकेबल, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन यस्टरडे। आपको दिख रहा है इज एम आर वाज वर, आपको ढूंढना है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म या फिर एनजी फॉर्म, जो भी दिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिख रहा है वाई वर यू एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन यस्टरडे। 53 पहले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, दूसरे में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, फोर्थ में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, थर्ड में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। अब यस्टरडे को बदलना है था प्रीवियस डे में। कितनों में हुआ? पहले में हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, चौथा भाग को किसने द नेक्स्ट डे करा। अब सेंटेंस को चलते शुरू से। द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल इन्फॉर्म। यहाँ पे 53 में सी में इन्फॉर्म लगाया तो ये भी बाहर हुआ। द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, वाई डब्ल्यू फॉर्म के तुरंत बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ही, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। 54 आई प्रोमिस टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट। पैसिव बनाना है, आपको दिख रही है फर्स्ट फॉर्म प्रोमिस, तो इसको बना देंगे प्रोमिस्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यस, ये ध्यान रखें आप। 54 का पहला नहीं हो सकता क्योंकि वॉज नहीं आएगा बिकॉज फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे में हैज़ आ गया, तीसरे में इज आया, तो इसका थर्ड ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। 55 में कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकली एरर, यानी कि इसके किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। रमेश इज़ वेरी मच सॉरी अबाउट द फाइनेंशियल लॉस दैट ही inflicted upon his close friend while working together on the same project। 56 सेंटेंस, यहाँ हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। 55 सॉरी, यहाँ पे हम लोग अगर गौर करें तो सेंटेंस में शुरुआत में इसने इस्तेमाल की है, कह रहा है कि रमेश इज़ वेरी मच सॉरी। यहाँ वेरी के साथ में मच की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे वेरी से ही काम चल जाएगा। रमेश इज़ वेरी सॉरी, यस, तो बहुत अजीब सा लग रहा है सेंटेंस, मच लगा करके सेंटेंस, तो यहाँ सेंटेंस में मच नहीं आएगा, यानी कि इस सेंटेंस में डी एरर हो जाएगी, यानी कि डी पार्ट में इसके एरर हो जाएगी, आपको यहाँ से मच हटाना होगा।
यस। और कुछ समस्या देखें अगर इसके अंदर हम लोग, तो जो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, मैं इसका कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको कुछ बता भी सकूँ साथ साथ। कोई भी रूल अगर होगा तो मैं यहाँ आपको उसे क्लियर करता चले जाऊँगा। यस। फिलहाल यहाँ चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि द न्यू टीचर डैश एम्फेसाइज ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट rather than only on academics। एम्फेसाइज के साथ लगाया उसने यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी बात पर जोर देने के लिए बात हो रही है, तो आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे ले एम्फेसाइज ऑन, EMPHASIS, एम्फेसाइज ऑन यानी कि किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर जोर देना। तो ले एम्फेसाइज ऑन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो उसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं सेंटेंस पे। कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ फॉरमोस्ट। सेंटेंस नंबर 57। देखिए फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, फॉरमोस्ट। कई बार स्पीच के दौरान बोल देते हैं कोई व्यक्ति द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन हमें बताना है यहाँ इसका एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। सबसे पहला वर्ड है फर्स्ट, तो इसका होने से रहा, पैशनेट भी होने से रहा, मैच्योर भी होने से रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनइम्पोर्टेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनइम्पोर्टेंट, यानी कि 57 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 57 का आंसर? सी। चलते हैं नेक्स्ट पे 58। कह रहा है कि आपको बनाना है इसका पैसिव। माई स्टूडेंट ग्रेट मी विद अ स्माइल एवरी मॉर्निंग। माई स्टूडेंट ग्रेट मी विद अ स्माइल एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ग्रीट, फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। यस, आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ग्रीट, ग्रीट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव में जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप उसे बदल देंगे इज़, एम, आर में से कोई भी एक, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो जो कि पहले में लगाया उसने वॉज, तो ये हो गया रेस से बाहर। दूसरे में आई एम ग्रेटेड विद अ स्माइल बाय माई स्टूडेंट एवरी मॉर्निंग। तीसरे में उसने आई एम बीइंग लगाया, तो बीइंग की वजह से बाहर होगा सेंटेंस। और फोर्थ में उसने इज़ डन कुछ एक्स्ट्रा या क्रिएटिंग कर दी उसके अंदर, तो वो बाहर हो गया, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी। यस, यानी कि 58 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हम चलते हैं पैराग्राफ पे। पूरा पैराग्राफ हमें ढंग से पढ़ना है, उसके बाद हमें इसके आंसर देने हैं। यस, क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर इन हिज एसे स्वदेशी समाज written in 1904 pointed out a concerted way for the recognition of Indian society on the basis of self-help. He wrote about issues like peasants, cooperative rivals of cottage industries, social reforms, Hindu-Muslim unity, and rural development, and came up with ideas which were much ahead of his time. Soon after, Tagore prepared a draft meant for private circulation for stabilizing a society based on democratic principles and run entirely by the manpower and resources of the country. It was an amazing document which shows that he was not only a visionary but also had the making of a great leader. In his vision of Indian history, politics was at no point of time recognized as the core of Indian life and culture. In Indian history, the seat of political power was always beyond the knowing of the common people. The local autonomous social unit called Samaj was always present there to take care of their economic needs and to protect them from state interference. This basic structure of India society and Samaj was pulled out by the British, who brought every day under its place. The state structure, the state in turn brought everybody under its thumb. Added to this, the colonial policy of divide and rule further frustrated an attempt to a united opposition to such a type of rule. In the first decade of the 20th century, Tagore observed in the evolving history of India, the principle at work is not the ultimate glorification of the Hindu
or any other race in India, the history of humanity is seeking to elaborate a special ideal to give to perfection a special form from which entire humanity will gain, nothing less than this is its end and aim. यहाँ ये पैराग्राफ है स्वदेशी के ऊपर जिसको स्पेशल तौर पर लिखा गया है। कह रहा है कि इन हिज एसे स्वदेशी समाज वॉज वट फोकल पॉइंट डस टैगोर इंटेंटेड टू कन्वे टू द रीडर्स। सेंटेंस में अगर हम चोलक करें तो यहाँ मुझे सेंटेंस को पहले करेंगे। ही वांट टू एलिमिनेट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ही ऑफर्स स्ट्रेटजीज ऑफ हाउ टू अपरूट और एंड द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, ही ऑफर्स द सोशल स्ट्रक्चर दैट वुड बेनिफिट द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसका जिक्र हुआ। अगर हम लोग लास्ट पैराग्राफ में चलें तो लास्ट लाइन में देखें आप, ये नीचे से आप फोर्थ लाइन देखिए, कह रहा है कि इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज सीकिंग टू एलिब्रेट अ स्पेशल आइडियल टू गिव अ परफेक्शन अ स्पेशल फॉर्म फ्रॉम विच द एंटायर ह्यूमैनिटी विल गेन। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। व्हाट मेथड डिड टैगोर सजेस्ट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इन सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, और थ्रू पॉलिटिकल पावर, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प, थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ भी हम लोगों को बहुत इजीली तेरे पर दिख जाएगा आंसर, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ा ढंग से आपने। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प, यहाँ पे इसका जिक्र हुआ है पैराग्राफ की पहली ही लाइन में। कह रहा है कि देखिए थर्ड लाइन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प में लिखा है साफ साफ। तो यानी 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है 61। कह रहा है कि ऑन व्हाट बेसिस डिड टैगोर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट टू स्टेब्लिश द कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहाँ हम लोग चलें तो फिर से हमें आंसर क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने पे दिखेगा। ऑन हिज विजनरी पॉलिटिकल आइडियाज, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलर वैल्यूज, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ऑन मैन पावर एंड रिसोर्सेज। यहाँ हम लोग चलें तो पैसेज का ऊपर तो दिखता है हमें यहाँ पे, कह रहा है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प। ही रोट अबाउट द इश्यूज लाइक पीस एंड कोऑपरेटिव रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, सोशल रिफॉर्म्स, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड केम अप विद द आइडिया ऑफ द मच ahead of time. Tagore prepared a draft means private circulation establishing society based on democratic principle, based on democratic principles। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। What according to Tagore in his vision was not recognized as the core of Indian society। 62। यहाँ पे मैन पावर, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ऑटोनोमस स्टेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी, पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें पैराग्राफ में साफ लिखा गया है। अगर हम लोग चलें पैराग्राफ की तरफ, ये आपका पैराग्राफ है साथ साथ यहाँ पे। हालांकि मैं आपको पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पैराग्राफ में से हिल भी को इस तरह मेरे लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे एक लाइन है, कह रहा है कि ही वॉज नॉट ओनली अ विजनरी बट ऑल्सो हैड द मेकिंग ऑफ ए ग्रेट लीडर इन हिज विजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पॉलिटिक्स वॉज एट नो नॉट ओनली अ विजनरी, पॉलिटिक्स वॉज एट नो पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात हुई है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। 63 देखें, कह रहा है कि वाई डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द स्टेट स्ट्रक्चर, वाई डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द स्टेट स्ट्रक्चर। सेंटेंस के ऑप्शन देखते हैं। कह रहे हैं कि टू प्रोवाइड अ बेटर सोशल स्ट्रक्चर, टू इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी एंड स्ट्रेंथन कॉलोनियल रूल। यस, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये आपका आ चुका है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि द फादर सेड दैट ही वुड नॉट अलो एनीवन टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। यहाँ अगर हम लोग सेंटेंस देखें तो सेंटेंस पहले से ही ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, हमें इसका डायरेक्ट बनाना है। मुझे दिख रहा है सेंटेंस में वुड, क्या दिख रहा है सेंटेंस में वुड। अगर सेंटेंस में हमें वुड दिख रहा है तो हमें इसको बनाना होगा विल। क्या बनाना होगा हमें इसको? विल। अब कितनों में है विल? पहले में है, दूसरे में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। लेकिन आप कम से कम थर्ड बाहर निकाल दीजिए, सी इसका बाहर। यस, क्योंकि सी में
उसने नोबडी लगाया, यस, जबकि ऊपर सब्जेक्ट है आपका ही, तो नोबडी वाला सेंटेंस आपका बाहर, यानी कम से कम सी बाहर हुआ आपका। द फादर सैड आई विल नॉट अलो एवरीवन टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। द फादर सैड ही will not allow anyone to watch movies during examination. The father said I will not allow anyone to watch movies during examination. अब यहाँ ऊपर सेंटेंस देखें तो सेंटेंस में आया है anyone, क्या सेंटेंस में anyone, जबकि नीचे पहले ऑप्शन में everyone और उसके बाद सी ऑप्शन तो भारी हो चुका है, उसके बाद बचता सिर्फ बी और डी में उसने anyone का इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको लगाना होगा। अगर हम लोग गौर करें तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार द फादर का ही हुआ होगा, यानी कि इसका आंसर आप डी लगाएंगे जो ज़्यादा फिट रहेगा आपके लिए। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 65 कह रहा है कि रोहित सैड ही इज़ जॉइनिंग द न्यू जॉब टुडे। तो आपको दिख रहा है इज़ प्लस जॉइनिंग, आप इसे बना देंगे वॉज प्लस जॉइनिंग, यानी कि इज़ एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर में। किस में चेंज करते हैं इज़ एम आर को? वॉज वर में। रोहित सेड दैट ही वॉज ज्वाइनिंग द न्यू जॉब, टुडे को बदल देंगे दैट डे में। तो यहाँ पे रोहित डिसाइडेड टू ज्वाइन द न्यू जॉब टुमारो, ये तो गलत हो जाएगा, पहला वाला ही बाहर है रेस से। रोहित सेड दैट ही वॉज ज्वाइनिंग द न्यू जॉब दैट डे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर द रोड एक्सीडेंट इन विच नीलम वॉज सेवरली इंजर्ड, everybody believed that she was on her last leg. सीवर यानी कि लास्ट, ये इडियम आपका एक, ऑन हर लास्ट लेग यानी कि मृत्यु के नज़दीक होना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नियर टू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम लोग 67, टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ। टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ, यानी कि टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमें वार्म क्लोथ पहनने चाहिए सर्दियों में। द मोर यू वर्क द बेटर रिवार्ड यू विल गेट। 68 सेंटेंस, द मोर यू वर्क द बेटर। यहाँ पे अगर गौर करें सेंटेंस में, मैंने आपको एक रूल कराया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप द लगाएंगे। यस, यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही है, कह रहा है कि जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कई बार द हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी कि जितना ऊंचा जाओगे उतनी ही ठंड महसूस करोगे। एग्जाम में कई बार सेंटेंस देखा होगा आपने, और दिखाऊंगा अगर सेंटेंस कह रहा है कि द मोर यू वांट द मोर यू गेट द मोर यू वांट। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही है। हालांकि यहाँ पे सेंटेंस में इस तरह कहा हो, सेंटेंस में कह रहा है कि द मोर यू वर्क, सेंटेंस क्या कह रहा है? द मोर यू वर्क द बेटर रिवार्ड यू विल गेट। ये यानी कि ये सेंटेंस आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यानी कि इसका आंसर पहला ही हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला ही नो इम्प्रूवमेंट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट गोइंग ऑन अ ड्राइव ही सेड ही हैव अ कार। सेंटेंस नंबर आपका 69 ऑप्शन से चलते हैं। कह रहा है कि उसने लगाया पहले तो ही हैव अ कार, पहली बात तो ही हैव का हो जाना चाहिए हैड। सेंटेंस में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हैज़ हैव हो तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय आपको हैड लगाना होता है, पहली बात तो यही है। सो ही सैड, पहले तो हैड अ कार देखो कितनों में है, जो कि पहले में है, दूसरे में उसने हैव अ कार ही लगाया, यानी कि बी बाहर हुआ रेस से, सी और डी में भी है। अब यहाँ पे बैग्ड प्रार्थना करना तो यहाँ नहीं आएगा। ही सजेस्टेड गोइंग ऑन अ ड्राइव एज दे हैड अ कार, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग ऑन अ ड्राइव एज दे हैड अ कार, ही बैग्ड टू गो ऑन अ ड्राइव एज दे हैड अ कार।
यहाँ मेरी राय में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सेंटेंस को सी आंसर लगाएं। यस, जिसका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा 69 का सी आंसर आप लगाएं यहाँ पे। चलते 70 पे। कह रहा है गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट आंसर। 70 सेंटेंस देखे जाए ध्यान से। कह रहा है कि जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्लीप आई हर्ड अ लो हमिंग साउंड, यानी कि पहला सेंटेंस मेन सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का, जो कि बात हो रही है सोने की। एज दे लैंडेड देयर लाइट वेंट ऑफ, आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, आई सा अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई। अब यहाँ पे जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्लीप आई हर्ड अ लो हमिंग साउंड, मैंने साउंड सुना, उसके बाद मैंने देखा बाहर खिड़की से। आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, ए के बाद सी। ए के बाद सी कितनों में है? सिर्फ पहले ऑप्शन में ही है। आप इसका आंसर पहला लगा देंगे, आपको आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। ये पैराग्राफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरह से। ये पूरा पैराग्राफ दिख रहा होगा आपको, आगे देखे ध्यान से, क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप खुद से कीजिएगा। मैं चलता हूँ 76 सेंटेंस पे। आपको फिर से इसको बनाना है, एक सीक्वेंस में बनाना है। कह रहा है कि एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल। पहले पढ़ लीजिएगा। कह रहा है गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस 3 ऑफ विच आर जम्बल, यानी कि पहला तो सीक्वेंस में है ही, उसके बाद 3 जम्बल में लगे, यानी कि ए तो फिक्स है ही आपका। उसके बाद देखना कि ए के बाद कौन सा आएगा। कह रहा है कि एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल्स, देन ब्रेक डिड नॉट वर्क एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड, देन आई केम टू अ स्टीप हिल। एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल, देन आई केम टू अ स्टीप हिल, यानी कि इसका आंसर हो सकता है डी आ जाए। चलो देखते हैं, भी और देख लेते हैं। द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क, द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड। जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए के बाद डी। ए के बाद डी लगाना होगा, जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद चलते हैं ए के बाद डी पे, एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड, द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क, यानी कि ए डी सी बी। इसका आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश एक्सप्लेनेशन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स इन अ डैश। बेटर वे। वोकेबलरी बेस्ड है खाली, कुछ ऐसा विशेष भी नहीं है इसके अंदर। पहला वर्ड है आपका लूसिड, LUCID, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना स्पष्ट रूप से, एक्सप्लेन करना। एक्यूरेट शुद्ध, ब्राइट माने चमकीला, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जिसका आंसर हो जाएगा ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करना। अगला वर्ड है यहाँ पे मोरबिड। इस मोरबिड का मतलब होता है अस्वस्थ मानसिक स्थिति, अस्वस्थ मानसिक स्थिति। आपको इसका बताना है अपोजिट। क्या बताना आपको इसका अपोजिट? तो इसका अपोजिट हो जाएगा बी, हेल्दी, यानी कि स्वस्थ। यस, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ही सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू द शी शोर फॉर अ चेंज। सेंटेंस 79। सेंटेंस में आया लेटस। क्या है सेंटेंस में? लेटस। जब भी सेंटेंस में लेटस आएगा तो आप उसे हमेशा पहली बात तो दे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे आप इसे? दे में। यस, अब दे कितनों में है यहाँ देखेंगे हम लोग, जो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, यानी कि सी में ही है दे। और लेटेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? शुड का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है 80, सेंटेंस नंबर 80। फिर से कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 80 कह रहा है कि इवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस 3 of which are jumbled, pick the option that given the correct order। आपको बताना है कौन सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में है। पहला सेंटेंस तो करेक्ट है ही, कह रहा है कि कीर्ति एंड ध्रुव पर स्मॉल बॉयज, सो दे ऑफन रन इनटू ट्रबल, दे वर नेबर्स एंड वेंट टू द सेम स्कूल। जी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ए के बाद में सी, ए के बाद में सी 2 में है, सी में भी और डी में भी। उसके बाद देखते हैं
दे वर नेबर्स एंड वेंट टू द सेम स्कूल। ऑन देयर वे टू स्कूल दे डिड ऑल द थिंग्स दैट नॉटी बॉयज डू, यानी कि इसके बाद आपका आ जाएगा डी और फिर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। तो ए सी डी बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। ही रेकलेस बिहेवियर फोर्स टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, ये एक इडियम है आपका, इसका मतलब होता है डांटना। तो डांट का हो जाता है यहाँ पे स्कोल्ड, टू स्कोल्ड इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका टू स्कोल्ड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि दे बिलीव्ड, बिलीव्ड आपके सेकंड फॉर्म है। क्या है ये? सेकंड फॉर्म। एक्टिव में जब भी सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय आपको लगाना होता है वॉज वर्ब। क्या लगाना होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे बिलीव्ड दैट ही लाइड, दे बिलीव्ड दैट ही लाइड। ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ही वॉज बिलीव टू हैव लाइड, ही बिलीव टू हैव बीन लाइड, ही बिलीव, इट वॉज बिलीव दैट दे लाइड। तो यहाँ पे 82 में इसका आंसर हो जाएगा डी, ही वॉज बिलीव्ड टू हैव लाइड, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे 83 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन नेहा saw me coming to her table, she smiled and dashed me a chair, she smiled and dashed me a chair, she smiled and offered, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। ऑफर्ड मतलब होता है प्रदान करना। she smiled and offered me a chair, यानी कि 83 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज देयर ऑफ 3 ऑफ विच आर जम्बल, फिर से वो पैरा जम्बल है। कह रहा है कि द अदर डे आई आस्क्ड यू द बेस्ट वे टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर, यानी कि ए तो इसका पहले से ही लगा हुआ है, आपको बाकी के देखना है सेंटेंस क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट। कह रहा है कि यू एडवाइज मी टू टेक केयर टू टेक द डबल डेकर ट्रेन, नाउ लेट मी टेल व्हाट हैपन आई टुक योर एडवाइस। जी नहीं, पहले एडवाइस दी होगी उसके बाद एडवाइस ली होगी। यस, पहले एडवाइस दी जाती है। यू एडवाइज मी टू टेक द डबल डेकर ट्रेन, यानी कि इसका आंसर ए के बाद होना चाहिए बी। उसके बाद आया होगा आपका डी कि उसने एडवाइस ली और फिर उसने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ। ए बी डी सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। यस, सेंटेंस नंबर 85। आई मेट अ ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी हु आई बिलीव टू बी एन आर्टिस्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया उसने मैट, किसका इस्तेमाल किया उसने? मैट, जो कि है सेकेंड फॉर्म, जो कि है सेकेंड फॉर्म वर्ब की। आपको यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। पहली बात तो यहाँ पे टू बी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बी की कोई फैमिली का वर्ड लगाएं, इज एम आर वॉज कोई भी ऐसा वर्ड। आई मेट अ ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी हु आई बिलीव इज़ टू बी, हु आई बिलीव इज़, विच आई बिलीव इज़ नो इम्प्रूवमेंट, हु आई बिलीव इज़। जी, लेडी के हिसाब से, क्योंकि हु के बाद जो वर्ब आ रही है यहाँ पे, हु के बाद जो वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। पहला सब्जेक्ट है लेडी, लेडी है सिंगुलर, इसलिए इज़ की जरूरत है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। 86 द हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। 86 में चलते हैं। यहाँ पे ये ग्रामेटिकल एरर बतानी है किस पार्ट में इसके। तो इसके जो सेंटेंस अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करा कि द हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोमे से कोमे तक के पार्ट को हम कुछ नहीं मानते। सेंटेंस बसता आपका सिर्फ द हिमालयाज। क्या बसता है? द हिमालयाज, जो कि है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। उसके बाद उसने वर्ब लगाई है प्रोटेक्ट्स, जो कि है सिंगुलर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब होनी चाहिए थी। यहाँ पे प्रोटेक्ट्स की जगह आपको प्रोटेक्ट करना होगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि इसके सी पार्ट में गलती है, हमें सिर्फ ये बताना था ओनली। विद इन 2 years आई विल हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड कैट। ये आपका 87 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 87 पे हम लोग आ चुके थे। कह रहा है कि विद इन 2 years आई विल हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड कैट डैश। अब यहाँ पे कैट की बात हो रही है। कैट एक एग्ज़ाम होता है बच्चों, जहाँ पे कैट का एग्ज़ाम को क्लियर किया होगा, यानी कि कैट एग्जामिनेशन। कैट एग्जामिनेशन, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ही करेक्ट।
नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट कह रहा है कि राकेश एंड महेश कम्स टू माइन हाउस एवरी संडे फॉर लंच। राकेश एंड महेश कम्स टू माइन हाउस, यहाँ पे माइन हाउस तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस का, क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये एवरी संडे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनकी आदत है। क्या है ये? उनकी आदत है, एवरी संडे आ रहे हैं। यहाँ पे माइन हाउस की जगह आप अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर लगाएं माई हाउस। क्या करें? माई हाउस। क्यों? क्योंकि माइन एक पॉजेसिव एडवर्ब है। क्या है? एक पॉजेसिव एडवर्ब, जिसके बाद कोई नाउन नहीं आया करता है कभी भी। जितने भी पॉजेसिव एडवर्ब है इनके किसी के बाद भी कभी कोई नाउन इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि योर्स, देयर्स, हर्स, आवर्स, माइन, ये सभी इनके बाद कभी भी कोई नाउन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। यस तो इसलिए यहाँ पे माइन हाउस की जगह आप करें माई हाउस। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी। इसका बताना आपको एंटोनियम्स। वर्ड है आपका QUIESCENT। इसका मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि इनएक्टिव। क्या होता है इसका मतलब? इनएक्टिव। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव, यानी कि इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, एक्टिव इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है इसका एक्टिव फॉर्म। कह रहा है कि द गवर्नमेंट विल नो, यानी कि आपको दिख रहा होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव में अगर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका पैसिव बनाते समय हमें करना होगा विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी मॉडल वर्ब होती हैं, अगर एक्टिव में मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका पैसिव बनाते समय हम लोग मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे पर तो आप देखिए कि विल भी कितनों में है। विल भी आपका पहले में नहीं आया, तो विल हैव आया है, दूसरे में विल बी है, तीसरे में भी विल बी है और फोर्थ में विल बी नहीं है। तो यानी कि बी और सी रेस में हुए शामिल। सेंटेंस बनेगा आपका द आउटकम्स ऑफ द पॉलिसी, यानी कि द आउटकम से बनेगा द आउटकम ऑफ द पॉलिसी, जो कि आपका सिर्फ सी में है, तो इसका 90 का हो जाएगा सी आंसर करेक्ट। यस चलते हैं 91 पे। आपको बताना है द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यानी कि सिनोनिम बताना है। वर्ड है आपका रिवैम्प। 91 क्वेश्चन। रिवैम्प का मतलब होता है किसी चीज़ का पुनर्निर्माण करना। क्या करना? पुनर्निर्माण करना, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करना। क्या करना? रिकंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को दोबारा से। तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्ट्रक्चर, यानी कि सी, रिस्ट्रक्चर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। 91 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं 92 पे। इमरान वांटेड टू बी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बट हिज फादर वॉज डैड सेट अगेंस्ट द आइडिया। 92 यानी कि यह एक आइडियम, आपका एक इडियम है, डैड सेट अगेंस्ट, यानी कि सहमत ना होना, सहमत ना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डिसअप्रूव्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, डिसअप्रूव। चलते हैं 93 पे। वगैरह वेरी फ्यू बुक्स आर रीड एज मच एज हैरी पॉटर बाय द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 93 यहाँ पे एज मच एज का उसने इस्तेमाल किया। जब भी कभी एज हो, सो एज हो, टू हो या सो दैट हो, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करते हैं। बीच में इनका आती है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। मच आपका पॉजिटिव डिग्री है, तो यानी कि सेंटेंस आपका ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? डी, नो इम्प्रूवमेंट। 93 का डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 94 पर। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव बनाना है, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इन लाइफ वॉज ऑलवेज अचीव बाय दोज हु वर्क हार्ड। एक्टिव ये पैसिव बनाना है। ऑलवेज हैड सक्सेस इन लाइफ अचीव्ड बाय दोज हु वर्क हार्ड। देखते हैं अभी ऑप्शन से पता चलेगा, क्लियर होगा। सक्सेस इन लाइफ इज ऑलवेज अचीव्ड, हमें पैसिव ही बनाना था इसका,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। वो थोड़ा सा गलत बोल गया यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बनाना इसका इनडायरेक्ट। कह रहा है कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन योर न्यू वेंचर, सेड द मदर टू हर सन। द मदर सेड टू हर सन, द मदर सेड टू हर सन, ऐसा होना चाहिए था। पहला है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्लीडेड, एडवाइज। तो बच्चे यहाँ पर ऑर्डर नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्डर नहीं दे रही है, एक तरह से वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर रही है। प्लीड, गिड़गिड़ाना भी नहीं है। यहाँ पर वो एडवाइस दे रही है। क्या दे रही है अपने बच्चे को? एडवाइस दे रही है कि तुम्हें जो है बहुत बड़ा आदमी बनना है एक दिन। तो ये एडवाइस है, सलाह है एक तरह की। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ डी, यानी कि 95 का आंसर हो जाएगा डी। 96 आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। चलते हैं 96 पे फटाफट से। बहुत ही कम सेंटेंसेस देखने को मिले हैं अब तक एरर वाले के अंदर। कह रहा है कि इन माई ड्रीम आई सॉ विविड इमेजेस ऑफ घोस्टली ह्यूमन फिगर्स हु वर क्वाइट अनयूजुअल एज दे इम्बर्ड द क्वालिटी ऑफ airiness and they did not have any resemblance with living people। आपको बताना है किसके किस पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पे इन माई ड्रीम, ये तो हो गया आपका प्रपोजिशनल पार्ट, पीपी। आई सॉ सेकेंड फॉर्म, ये ठीक है। विविड इमेजेस ऑफ घोस्टली ह्यूमन फिगर्स, तो ये तो है आपका फिलहाल यहाँ पर ठीक। उसके बाद में हु के साथ जो वर आया है वो आया है पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि है ह्यूमन फिगर्स, यानी कि प्लूरल है। तो ये भी आपका है ठीक, इसमें भी कोई एरर नहीं है। क्वाइट अनयूजुअल एज ए इम्ब्यूड द क्वालिटी ऑफ ईयरनेस एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिजेम्बलेंस विद। रिजेम्बलेंस RESEMBLANCE, रिजेम्बलेंस के साथ हमेशा आता है टू, विद नहीं। तो इसके हो जाएगी आपके दिया ही नहीं ऑप्शन। तो यहाँ पे रिजेम्बलेंस के साथ विद की जगह टू आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका कोई भी नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, लेकिन रिजेम्बलेंस के साथ टू आएगा, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ यही मिस्टेक थी। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। फिर से किस सेंटेंस में एरर है बतानी आपको। कह रहा है कि अ फ्यू ईयर्स बैक आई यूज टू हैव कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट बट नाउ आई एम यूज टू वर्क इन नाइट। गौर कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूज टू के ऊपर। आप हमारा प्लेलिस्ट है ग्रामर टॉपिक, वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। जब आप इज़, एम, आर के बाद इस्तेमाल करें यूज टू का, तो इसके बाद आपका आया करता है जीरंड। क्या आया करता है? जीरंड। इज एम आर के बाद अगर यूज टू हो तो जीरंड आता है। जैसे कि मैंने कहा आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मेरी आदत है क्रिकेट खेलने की। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे भी वर्क की जगह वर्किंग होना चाहिए था। कह रहा है कि आई एम यूज टू वर्किंग इन नाइट, आई एम यूज टू वर्किंग इन नाइट, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए था आपका बी पार्ट। इसका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वर्क की जगह वर्किंग होना चाहिए था। इट वॉज हिम, जी नहीं। बी की फैमिली के साथ, प्रोनाउन के चैप्टर मैंने पढ़ाया, प्रोनाउन का लेक्चर पढ़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप। बी की फैमिली के साथ कभी भी अगर प्रोनाउन आएगा, बी की फैमिली के साथ अगर कभी भी प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में। जैसे कि मैंने कहा इट इज़ आई, इट वॉज शी, इस तरह से। तो यहाँ पे भी यही कहना चाह रहा है, कह रहा है कि इट वॉज हिम, इट वॉज हिम की जगह इट वॉज ही होना चाहिए था, यानी कि इसका बी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। चलते हैं 99 पे। कह रहा है कि माई मदर मेक्स कुकीज़ एवरी सैटरडे। आपको इसका बनाना है पैसिव। सेंटेंस में दिख रहा है आपको मेक्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो आपको उसका बनाना है इज़, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है हम लोग देख करते हैं। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा और कोई इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क डिडंट यू, ये है आपका क्वेश्चन टैग। क्या है आपका ये सेंटेंस? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मैंने आपको पढ़ाया है। अगर सेंटेंस हो अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव, यस। और अगर सेंटेंस हो नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनता है आपका अफर्मेटिव। सबसे पहली बात तो यही है। यहाँ सेंटेंस नेगेटिव ही है,
तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव, यानी कि इसका दिया हुआ गलत है। यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क, तो डिडंट यू की जगह आप इसे बनाइए या तो डिड यू, क्या बनाइए इसको आप, डिड यू। हालांकि इसका आंसर डू यू भी हो सकता है, जॉब लगाना चाहे, क्योंकि लेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पे ये लेट ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि सेंटेंस में ये सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हुआ है या फर्स्ट फॉर्म की तरह है, क्योंकि यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आया करती है और सेकंड फॉर्म भी अपना ये फॉर्मेशन वही रखेगी। तो आप डू यू या डिड यू में से कोई भी एक लगा सकते हैं जो आपका मन करे। फिलहाल यहाँ पे इसके दो आंसर हो जाएंगे, ए भी और बी भी। यस, तो फिलहाल ये था आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट 1।